आज हम बाबा के गुरुकुल में विपिन चंद्र द्वारा लिखित आधुनिक भारत के इतिहास के चैप्टर 12 स्वराज्य के लिए संघर्ष भाग 1 को पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का चौथा पार्ट है। अगर आप पहले 3 पार्ट को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि इसे तुरंत कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी फायदा हो सके। तो हम शुरू करते हैं। खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 तक। खिलाफत आंदोलन से राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई धारा बही। हम देख चुके हैं कि शिक्षित मुसलमानों की नई पीढ़ियां तथा पारंपरिक मौलवियों और धर्मशास्त्रियों का एक भाग अधिकाधिक उग्रपंथी और राष्ट्रवादी बनते जा रहे थे। लखनऊ समझौते ने हिंदुओं और मुसलमानों की साझी राजनीतिक गतिविधियों के लिए पहले ही जमीन तैयार कर रखी थी। रोलट कानून विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन ने समूची भारतीय जनता को एक समान रूप से प्रभावित किया था और हिंदू मुसलमान दोनों को राजनीतिक आंदोलन में ले आया था। उदाहरण के लिए राजनीतिक गतिविधियों के क्षेत्र में हिंदू मुसलमान एकता की मिसाल दुनिया के सामने रखने के लिए मुसलमानों ने कट्टर आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को आमंत्रित किया था कि वे दिल्ली की जामा मस्जिद में मिंबर से अपना उपदेश दें। इसी तरह अमृतसर में सिखों ने अपने पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर की चाबियां एक मुसलमान नेता डॉक्टर किचलू को सौंप दी थी। अमृतसर में यह राजनीतिक एकता सरकार के दमन के कारण थी। हिंदुओं और मुसलमानों को एक ही बेड़िया पहनाई गई थी, एक साथ जमीन पर रेंग कर चलने के आदेश दिए गए थे और एक साथ ही पानी पीने को कहा गया था, जबकि एक हिंदू आम तौर पर किसी मुसलमान के हाथों से पानी नहीं पीता था। इस वातावरण में मुसलमानों के बीच राष्ट्रवादी प्रवृत्ति ने खिलाफत आंदोलन की शक्ल ले ली। ब्रिटेन तथा उसके सहयोगियों ने तुर्की की उस्मानिया सल्तनत के साथ जो व्यवहार किया था और जिस तरह उसने टुकड़े करके थ्रेस को हथिया लिया था, राजनीतिक चेतना प्राप्त मुसलमान इसके आलोचक थे। यह कार्य भूतपूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज के वादे के विपरीत था कि हम तुर्की को एशिया माइनर और थ्रेस की उस समृद्ध और प्रसिद्ध भूमि से वंचित करने के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं, जो नस्ली दृष्टि से मुख्य रूप से तुर्की हैं। मुसलमानों का यह भी मत था कि तुर्की के सुल्तान को अनेक लोग खलीफा अर्थात धार्मिक मामलों में मुसलमानों के प्रमुख मानते थे और उनकी स्थिति पर आंच नहीं आनी चाहिए। शीघ्र ही अली भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत कमेटी गठित हो गई और देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया गया। दिल्ली में नवंबर 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन ने फैसला किया कि अगर उनकी मांगें न मानी गई तो वे सरकार से सहयोग करना बंद कर देंगे। इस समय मुस्लिम लीग पर राष्ट्रवादियों का नेतृत्व था। उसने राजनीतिक प्रश्नों पर राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके आंदोलन का पूरा समर्थन किया। अपनी तरफ से लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने भी खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुसलमान एकता स्थापित करने का, मुसलमान जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में लाने का सुनहरा अवसर जाना। वे समझते थे कि हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, पूंजीपति और मजदूर, किसान और दस्तकार, महिलाएं और युवक
विभिन्न क्षेत्रों के आदिवासी तथा अन्य लोग अर्थात भारतीय जनता के सभी अंग अपनी विभिन्न मांगों के लिए संघर्ष करते हुए उसके अनुभव के द्वारा तथा विदेशी शासन को अपना विरोधी समझने के बाद ही राष्ट्रीय आंदोलन में आएंगे। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का एक ऐसा अवसर जाना जो कि आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। उन्होंने 1920 के आरंभ में घोषणा की कि खिलाफत का प्रश्न संवैधानिक सुधारों तथा पंजाब के अत्याचारों से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगर तुर्की के साथ शांति संधि की शर्तें भारतीय मुसलमानों को संतुष्ट नहीं करती तो वे असहयोग आंदोलन छेड़ेंगे। वास्तव में गांधी जी शीघ्र ही खिलाफत आंदोलन के एक नेता के रूप में उभरे। इस बीच सरकार ने रोलट कानून को रद्द करने, पंजाब के अत्याचारों की भरपाई करने या राष्ट्रवादियों की स्वशासन की आकांक्षाओं को संतुष्ट करने से इनकार कर दिया था। जून 1920 में इलाहाबाद में सभी दलों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों के बहिष्कार का एक कार्यक्रम किया गया। खिलाफत आंदोलन ने 31 अगस्त 1920 को एक असहयोग आंदोलन का आरंभ किया। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ। कुछ ही सप्ताह पहले इसे एक भयानक नुकसान हुआ था जब 1 अगस्त को 64 वर्ष की आयु में लोकमान्य तिलक का निधन हो गया था। जल्द ही इस कमी को गांधी जी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने पूरा कर दिया। कांग्रेस ने गांधी जी की इस योजना को स्वीकार कर लिया कि जब तक पंजाब तथा खिलाफत संबंधी अत्याचारों की भरपाई नहीं होती और स्वराज्य स्थापित नहीं होता, सरकार से असहयोग किए जाएंगे। लोगों से आग्रह किया गया कि वे सरकारी शिक्षा संस्थानों, अदालतों और विधानमंडलों का बहिष्कार करें, विदेशी वस्त्रों का त्याग करें, सरकार से प्राप्त उपाधियों और सम्मान वापस करें तथा हाथ से सूत काटकर और बुनकर खादी का इस्तेमाल करें। बाद में सरकारी नौकरी से इस्तीफा तथा कर चुकाने से इनकार करने को भी इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया। फौरन ही कांग्रेस वालों ने चुनाव से नाम वापस ले लिए और जनता ने भी अधिकांशतः उसका बहिष्कार ही किया। सरकार तथा उसके कानूनों के इस अत्यंत शांतिपूर्ण उल्लंघन के इस निर्णय को दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अनुमोदित भी कर दिया गया। गांधी जी ने नागपुर में घोषणा की कि ब्रिटिश जनता यह बात चेत ले कि अगर वह न्याय नहीं करना चाहती तो साम्राज्य को नष्ट करना प्रत्येक भारतीय का परम कर्तव्य होगा। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किए गए। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को अब भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया। कांग्रेस का नेतृत्व अब 15 सदस्यों की एक वर्किंग कमेटी को सौंप दिया गया जिसके अध्यक्ष और सचिव शामिल थे। इससे कांग्रेस एक निरंतर विद्यमान राजनीतिक संगठन के रूप में काम करने लगी और उसके प्रस्तावों को लागू करने के लिए उसे एक उपकरण भी मिल गया। कांग्रेस का संगठन अब गांवों, छोटे कस्बों और मोहल्लों तक भी फैलने वाला था। सदस्यता शुल्क घटाकर प्रतिवर्ष 4 आने यानी आज के 25 पैसे कर दिया गया ताकि निर्धन ग्रामीण और नगर के निर्धन लोग भी उसके सदस्य बन सकें। अब कांग्रेस का चरित्र बदल गया।
वह विदेशी शासन से मुक्ति के राष्ट्रीय संघर्ष में जनता की संगठनकर्ता और नेतृत्वकर्ता बन गई। प्रसन्नता की एक लहर चारों ओर फैल गई। राजनीतिक स्वाधीनता भले ही बाद में आई, अब जनता ने गुलामी की मनोवृत्ति को त्यागना आरंभ कर दिया था। मानो कि भारत अब किसी और हवा में सांस ले रहा हो। उन दिनों का उल्लास और उत्साह कुछ विशेष ही था, क्योंकि अब सोया हुआ शेर उठने ही वाला था। इसके अलावा हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे थे। साथ ही कुछ पुराने नेताओं ने अब कांग्रेस छोड़ भी दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन में जो मोड़ आया था वह उन्हें पसंद ना था। वे आंदोलन तथा राजनीतिक कार्यकलाप के उसी पुराने ढर्रे में विश्वास करते थे जो कानून की चार दीवारी का रत्ती भर भी उल्लंघन ना करे। वे जनता के संगठन, हड़तालों, काम बंदियों, सत्याग्रह कानून, सिकरी, गिरफ्तारी और जुझारू संघर्ष के दूसरे रूपों के विरोध में थे। इस काल में जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ी उनमें मोहम्मद अली जिन्ना, जी.एस. खापर्डे, बिपिन चंद्रपाल और एनी बेसेंट प्रमुख थे। 1921 से 1922 में भारतीय जनता का एक अभूतपूर्व हलचल के दौर से गुजरी। हजारों की संख्या में छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़कर राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश ले लिया। यही समय था जब अलीगढ़ के जामिया मिलिया इस्लामिया यानी राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ का जन्म हुआ। जामिया मिलिया बाद में दिल्ली चला गया। इन राष्ट्रीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर जाकिर हुसैन और लाला लाजपत राय जैसे विख्यात व्यक्ति शिक्षक का कार्य करते थे। सैकड़ों वकीलों ने अपनी मोटी कमाई वाली वकालतों छोड़ दी। इनमें देश बंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सैफुद्दीन किचलू, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, टी प्रकाशम और आसफ अली जैसे लोग शामिल थे। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज्य कोष स्थापित किया गया और 6 माह के अंदर इसमें 1 करोड़ रुपया जमा हो गया। स्त्रियों ने बहुत उत्साह दिखाया और अपने गहनों व जेवरों का खुलकर दान किया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार एक जन आंदोलन बन गया। पूरे देश में विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई गई। खादी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। जुलाई 1921 में एक प्रस्ताव पारित करके खिलाफत आंदोलन ने घोषणा की कि कोई मुसलमान ब्रिटिश भारत की सेना में शामिल नहीं होगा। सितंबर में राजद्रोह का आरोप लगाकर अली भाइयों को कैद कर लिया गया। गांधी जी ने फौरन आह्वान किया कि इस प्रस्ताव को सैकड़ों सभाओं में पढ़कर सुनाया जाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 50 सदस्यों ने ऐसी ही एक घोषणा की कि जो सरकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भारत का उत्पीड़न कर रही है, इसकी सेवा कोई भारतीय ना करे। ऐसा ही एक बयान कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी जारी किया। कांग्रेस ने अब आंदोलन को और ऊंचे स्तर तक ले जाने का फैसला किया। इसने हर एक प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को अनुमति दी कि अगर उसकी राय में उस प्रांत की जनता तैयार हो तो वह नागरिक अवज्ञा आंदोलन या ब्रिटिश कानूनों के उल्लंघन का आंदोलन आरंभ कर सकती है और इसमें करों का भुगतान रोकने का आंदोलन भी शामिल किया जा सकता है। सरकार ने एक बार फिर दमन का सहारा लिया। तब तक कांग्रेस और खिलाफत
के स्वयं सेवक निचले स्तरों पर हिंदू और मुसलमान राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एकताबद्ध करने के लिए साथ साथ ड्रिल का आयोजन करने लगे थे। ऐसे सारे ड्रिल गैर कानूनी घोषित कर दिए गए। 1921 के अंत तक गांधी जी को छोड़कर सारे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेता तथा 3000 दूसरे लोग जेलों में बंद किए जा चुके थे। नवंबर 1921 में ब्रिटिश सिंहासन के उत्तराधिकारी प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत के भ्रमण पर आए तो उनका स्वागत बड़े बड़े विरोधी प्रदर्शनों द्वारा किया गया। सरकार ने उनसे निवेदन किया कि जनता और राजा महाराजाओं में वफादारी की भावना जगाने के लिए वे भारत की यात्रा पर आएं। बंबई में एक प्रदर्शन को कुचलने का प्रयास सरकार ने किया और इसमें 53 लोग मारे गए, लगभग 400 घायल हुए। दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस के वर्षीय अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में कांग्रेस ने अपना यह दृढ़ मत दोहराया कि जब तक पंजाब और खिलाफत की गलतियों की भरपाई नहीं की जाती है और स्वराज्य स्थापित नहीं होता, वह पहले से भी अधिक जोरदार ढंग से अहिंसक असहयोग आंदोलन जारी रखेगी। इस प्रस्ताव में सभी भारतीयों और खासकर छात्रों से आग्रह किया गया था कि वे स्वयंसेवक संगठनों में भर्ती होकर चुपचाप और बिना किसी प्रदर्शन के अपनी गिरफ्तारी दें। ऐसे सभी सत्याग्रहियों को मनसा वाचा कर्मणा अहिंसक रहने, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, पारसियों, ईसाइयों और यहूदियों में एकता की भावना मजबूत बनाने तथा स्वदेशी का व्यवहार करने और केवल खादी पहनने की शपथ लेनी पड़ती थी। हिंदू स्वयंसेवकों को सक्रिय रूप से छुआछूत से लड़ने की शपथ भी लेनी होती थी। प्रस्ताव में जनता से यह भी आग्रह किया गया था कि जहां भी संभव हो वह अहिंसक रहकर व्यक्तिगत या सामूहिक अवज्ञा आंदोलन चलाए। लोग अब संघर्ष के अगले आह्वान का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। आंदोलन भी अब जनता में गहरी जड़ें जमा चुका था। संयुक्त प्रांत तथा बंगाल के हजारों किसानों ने असहयोग के आह्वान का पालन किया था। संयुक्त प्रांत के कुछ भागों में बटाईदारों ने जमींदारों की अनुचित मांगें पूरी करने से इनकार कर दिया था। पंजाब में गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का कब्जा खत्म करने के लिए सिख अकाली आंदोलन नामक एक अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। असम के चाय बागानों के मजदूरों ने हड़ताल की। मिदनापुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड के कर देने से इनकार कर दिया था। चिराला की पूरी जनता नगर पालिका के कर चुकाने से इनकार करके शहर छोड़ चुकी थी। पेडन्नापाड़ू में गांव के सारे अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया था। दुग्गीराला गोपाल कृष्णया के नेतृत्व में गुंटूर जिले में एक शक्तिशाली आंदोलन उठ खड़ा हुआ था। उत्तरी केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला कहे जाने वाले मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन छेड़ रखा था। फरवरी 1919 में वायसरॉय ने विदेश सचिव को पत्र लिखा कि शहरों के निम्न वर्गों पर असहयोग आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा है। कुछ क्षेत्रों में, खासकर असम घाटी के कुछ भागों, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा और बंगाल में किसान भी प्रभावित हुए हैं। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने घोषणा की कि अगर 7 दिनों के अंदर राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किए जाते और प्रेस पर सरकार का नियंत्रण समाप्त नहीं होता तो वह करों की गैर अदायगी समेत एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ेंगे। लेकिन संघर्ष की यह लहर शीघ्र ही ठंडी पड़ने लगी। संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक गांव में
3,000 किसानों के एक कांग्रेसी जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई। क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला करके उसमें आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसके पहले भी देश के विभिन्न भागों में भीड़ द्वारा हिंसा की कुछ घटनाएं हो चुकी थीं। गांधी जी को भय था कि जन उत्साह और जोश के इस वातावरण में आंदोलन आसानी से एक हिंसक मोड़ ले सकता है। उन्हें पूरा विश्वास था कि राष्ट्रवादी कार्यकर्ता अभी भी अहिंसा के पाठ को समझ और व्यवहार में अपना नहीं सके हैं, और इस समझ के बिना तो नागरिक अवज्ञा आंदोलन सफल हो ही नहीं सकता। किसान से उनका कोई संबंध न था। इस बात के अलावा शायद उन्हें यह भी विश्वास था कि अंग्रेज आसानी से किसी भी हिंसक आंदोलन को कुचल सकते हैं, क्योंकि जनता में भारी सरकारी दमन के प्रतिरोध की शक्ति अभी भी विकसित नहीं हो सकी थी। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को रोक देने का फैसला किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 12 फरवरी को गुजरात के बारदोली नामक स्थान पर अपनी मीटिंग की और एक प्रस्ताव द्वारा उन सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी जिनसे कानून का उल्लंघन हो सकता था। उसने कांग्रेस जनों से आग्रह किया कि वे अपना समय चरखा को लोकप्रिय बनाने, राष्ट्रीय विद्यालय चलाने, छुआछूत मिटाने तथा हिंदू मुसलमान एकता को प्रोत्साहित करने जैसे रचनात्मक कार्यों में लगाएं। बारदोली के प्रस्ताव ने पूरे देश को सख्ते में डाल दिया। आश्चर्यचकित राष्ट्रवादियों ने इसकी मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई। कुछ को तो गांधी जी में पूरी श्रद्धा थी और उन्हें विश्वास था कि आंदोलन पर यह रोक संघर्ष की गांधीवादी रणनीति का ही एक भाग है। परंतु दूसरों ने, खासकर युवक राष्ट्रवादियों ने आंदोलन रोके जाने के निर्णय का कड़ा विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के एक अत्यंत लोकप्रिय युवक नेता थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल में लिखा है, जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा को छूने वाला था, उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था। महात्मा जी के प्रमुख सहयोगी देशबंधु दास, पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय, जो सब जेलों में थे, भी इस सामूहिक खिन्नता में भागीदार थे। मैं उस समय देशबंधु के साथ था और मैंने देखा कि जिस तरह महात्मा गांधी बार बार गोलमाल कर रहे थे, उस पर वे क्रोध और दुख से आपे से बाहर हो रहे थे। जवाहरलाल नेहरू जैसे दूसरे युवक नेताओं ने भी ऐसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन जनता और नेतागण दोनों को गांधी जी में आस्था थी और वे सार्वजनिक रूप से उनके आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। खुलकर विरोध किए बिना उन्होंने उनके फैसले को स्वीकार कर लिया। इस तरह पहला असहयोग और नागरिक अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन लगभग समाप्त हो ही गया था। इस नाटक का आखिरी अंक यह था कि स्थिति का पूरा लाभ उठाकर सरकार ने तीखा प्रहार करने का निश्चय किया। उसने 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके उन पर सरकार के प्रति असंतोष भड़काने का आरोप लगाया। गांधी जी को 6 वर्षों की कैद की सजा सुनाई गई। अदालत में उन्होंने जो बयान दिया, उसके कारण यह मुकदमा ऐतिहासिक बन गया। अभियोग पक्ष के आरोप को स्वीकार करते हुए उन्होंने अदालत से निवेदन किया कि कानून में जिस बात को स्वेच्छापूर्वक किया गया अपराध समझा जाता है और जो मुझे किसी नागरिक का परम कर्तव्य लगता है,
उसके लिए मुझे जितनी कड़ी सजा दी जा सकती है दी जाए। उन्होंने ब्रिटिश शासन के एक समर्थक से उसके एक कट्टर आलोचक के रूप में अपने रूपांतरण की विस्तार से व्याख्या की और कहा, अनिच्छापूर्वक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भारत पहले जितना असहाय था, उससे उसे कहीं अधिक असहाय ब्रिटेन के साथ संबंध ने बना दिया है। निहत्थे भारत के पास किसी भी आक्रमण के प्रतिरोध की शक्ति नहीं है। वह इतना निर्धन हो चुका है कि अकालों के प्रतिरोध के लिए उसमें शायद ही कोई शक्ति बची है। नगर वासियों को शायद ही पता हो कि भारत की आधे पेट खाकर जीवित रहने वाली जनता किस तरह जीवनहीन होती जा रही है। शायद ही उन्हें पता हो कि जो क्षुद्र आराम उन्हें प्राप्त है वह उस समय की दलाली है जो वे विदेशी शोषकों के लिए करते हैं, और यह कि ये मुनाफा और दलाली जनता से चूसी जाती है। शायद ही उन्हें महसूस होता हो कि ब्रिटिश भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार जनता के शोषण के लिए चलाई जाती है। कोई भी लफाजी आंकड़ों का कोई भी खेल उस साक्ष्य को नहीं मिटा सकते जो अनेक ग्रामों में हड्डियों के ढांचों के रूप में दिखाई देता है। मेरे विचार में कानून के प्रशासन को चेतन या अचेतन रूप से शोषण के लाभार्थ भ्रष्ट किया जा रहा है। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि अंग्रेजों तथा देश के प्रशासन में लगे उनके भारतीय सहयोगियों को यह नहीं मालूम है कि वे वही अपराध कर रहे हैं जिसका वर्णन करने का मैंने प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि अनेक कांग्रेस और भारतीय अधिकारी ईमानदारी के साथ यह मानते हैं कि वे दुनिया की सबसे अच्छी प्रणालियों में से एक को यहाँ लागू कर रहे हैं, और यह कि भारत धीमी गति से ही सही निरंतर प्रगति कर रहा है। वे यह नहीं जानते कि एक ओर आतंकवाद की एक सूक्ष्म पर प्रभावशाली प्रणाली और शक्ति के संगठन प्रदर्शन, और दूसरी ओर जवाबी आक्रमण या आत्मरक्षा की सारी शक्तियों से यानी भारतीयों के वंचित कर दिए गए जाने के कारण जनता को शक्तिहीन बना दिया है तथा उनमें अनुकरण की आदत पैदा कर दी गई है। निष्कर्ष रूप में गांधी जी ने यह मत व्यक्त किया कि बुराई के साथ असहयोग उतना ही पुनीत कर्तव्य है जितना कि भलाई के साथ सहयोग। न्यायाधीश ने कहा कि वह गांधी जी को वही दंड दे रहा है जो 1908 में लोकमान्य तिलक को दिया गया था। खिलाफत का प्रश्न भी बहुत जल्द अप्रासंगिक हो गया। तुर्की की जनता मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में उठ खड़ी हुई और उसने नवंबर 1922 में सुल्तान को सत्ता से वंचित कर दिया। कमाल पाशा ने तुर्की के आधुनिकीकरण के लिए तथा उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए अनेक कदम उठाए। उसने खिलाफत यानी खलीफा का पद समाप्त कर दिया और संविधान से इस्लाम को निकालकर राज्य को धर्म से अलग कर दिया। उसने शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया, स्त्रियों को व्यापक अधिकार दिए, यूरोपीय ढंग के कानून बनाए और खेती के विकास तथा आधुनिक उद्योग धंधों की स्थापना के लिए कदम उठाए। इन सभी कदमों ने खिलाफत आंदोलन की बुनियादी ही नष्ट कर दी। असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके कारण नगरों के मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए
और इस तरह देश में उन दिनों राष्ट्रवादी उत्साह तथा उल्लास का जो वातावरण था उसे बनाने में इसका भी एक हद तक योगदान था। परिणाम स्वरूप ऐसा कहा जाता है कि धार्मिक चेतना का राजनीति में समावेश हुआ और अंततः सांप्रदायिक शक्तियां मजबूत हुई। यह बात कुछ हद तक सही भी है। राष्ट्रवादी आंदोलन द्वारा केवल मुसलमानों को एक मांग उठाना कोई गलत नहीं था। समाज के विभिन्न अंग अपनी विशिष्ट मांगों और अनुभवों के द्वारा स्वतंत्रता की आवश्यकताओं को समझें, ऐसा अपरिहार्य था। फिर भी मुसलमानों की धार्मिक राजनीतिक चेतना को ऊपर उठाकर धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक चेतना के स्तर तक ले जाने में राष्ट्रवादी नेतृत्व कुछ सीमा तक असफल रहा। इसके साथ ही यह भी ध्यान रहे कि खलीफा के प्रति मुसलमानों की चिंता से भी बड़े पैमाने पर उनकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व खिलाफत आंदोलन ने किया। वास्तव में यह मुसलमानों में साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं के प्रसार का ही एक पक्ष था। खिलाफत आंदोलन में इन भावनाओं को ही ठोस अभिव्यक्ति मिली। आखिरकार जब कमाल पाशा ने 1924 में खिलाफत को समाप्त कर दिया तो भारत में कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। यहाँ यह बात ध्यान रहे कि देखने में असहयोग और नागरिक अवज्ञा आंदोलन तो असफल रहे थे, मगर इसके कारण राष्ट्रीय आंदोलन अनेक अर्थों में और मजबूत हुआ था। राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय आंदोलन अब देश के दूर दराज के स्थानों तक पहुंच चुके थे। लाखों लाख किसान, दस्तकार और शहरी गरीब राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए थे। भारतीय समाज के सभी वर्गों का राजनीतिकरण हुआ था। स्त्रियां आंदोलन में उतरी थीं। लाखों लाख स्त्री पुरुषों के इसी राजनीतिकरण तथा सक्रियता ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी चरित्र प्रदान किया। ब्रिटिश शासन दो धारणाओं पर आधारित था। प्रथम, अंग्रेज भारतीयों के भले के लिए ही भारत में शासन कर रहे थे, और द्वितीय, यह अजेय था और इसे उखाड़ फेंकना असंभव था, जैसा कि हम देख चुके हैं। पहली धारणा को चुनौती नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने दी थी, जिन्होंने औपनिवेशिक शासन की एक शक्तिशाली अर्थशास्त्रीय आलोचना सामने रखी थी। अब राष्ट्रीय आंदोलन के सामूहिक चरण में यह हुआ कि इस आलोचनाओं को भाषणों, पर्चों, नाटकों, गीतों, प्रभात फेरियों और समाचार पत्रों के द्वारा जोशीले आंदोलनकारियों ने जन जन तक पहुंचा दिया। ब्रिटिश शासन की अजेयता की धारणा को चुनौती सत्याग्रह और जनसंघर्ष से मिली। जैसा कि अपनी पुस्तक भारत एक खोज में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनकी यानी गांधी जी की शिक्षा का मूल तत्व निर्भीकता थी। शारीरिक साहस की नहीं, बल्कि मन में भी भय का अभाव। परंतु भारत में ब्रिटिश शासन का प्रमुख आवेग भय था। व्यापक, दम तोड़, गला घोंटू भय। सेना, पुलिस, चारों ओर फैली खुफिया पुलिस का भय, अधिकारी वर्ग का भय, दमनकारी कानूनों और जेल का भय, बेरोजगारी और भुखमरी का भय, जो हमेशा आसपास मंडराते रहते थे। यही वह सर्वव्यापी भय था जिसके खिलाफ गांधी जी की शांत और दृढ़ वाणी गूंजी, भय ना करो। असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता के मन से भय की भावना दूर हो गई। भारत में ब्रिटिश सत्ता की अमानवीय ताकत अब उनके लिए डर का कारण ना रही।
जनता में ऐसा बेपनाह आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागा जो किसी भी हार या धक्के से नष्ट ना हो। इसे गांधी जी ने इस घोषणा द्वारा व्यक्त किया कि 1920 में जो संघर्ष आरंभ हुआ वह एक समझौता विहीन संघर्ष है, चाहे वह 1 माह चले या 1 साल या कई माह या कई साल। तो यहाँ पर आपका ये पार्ट समाप्त हुआ। अगले पार्ट में हम स्वराज्यवादी को पढ़ेंगे। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।